love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। हम आज अपना बिजनेस का थर्ड चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो पहले ये समझो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। देखो, इन्वायरमेंट का मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें इफेक्ट करती हैं, हमारी सराउंडिंग्स, राइट। और बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये बात समझ आई। लेकिन यहाँ पे हम एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है वो लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ को समझो कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ना बेटा, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया कंट्रोलेबल मतलब वो इन्वायरमेंट जो हमें इफेक्ट तो करेगा लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके लगा लो ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्लान्स, ठीक है। ये चीज़ें किस में आएंगी? आपके इंटरनल फैक्टर्स में आएंगी, जिसको आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। बिजनेस क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ आ जाएगी। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगा बेटा? वो चीज़ें जिसको इन्वायरमेंट में मतलब बिजनेस जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कंट्रोलेबल नहीं है। यही मेन हमारा क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको हम स्टडी करते हैं और इससे रिलेटेड हम डिसीजंस लेते हैं। ये आगे दो टाइप्स में होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होगा? जो रिलेटेड टू बिजनेस होगा, एक बिजनेस से रिलेटेड। और मैक्रो क्या होगा? जो रिलेटेड टू इंडस्ट्री होगा। मतलब क्या है, अगर कोई भी किसी भी काम में लगा लो, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ABCD 3 कंपनीज हैं, तो ये सिंगल क्या है? कंपनी। इसके कंपटीटर्स हैं ये तीनों, इसके कंपटीटर, इसके कस्टमर अलग है, सप्लायर अलग है। जो चीज़ें स्पेसिफिक बिजनेस को इफेक्ट करेंगी वो आएंगी माइक्रो इन्वायरमेंट में। लेकिन ये चारों मिलके क्या बन गई? एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गई। तो जो चीज़ें पूरे इंडस्ट्री को एक साथ इफेक्ट करेंगी वो किस में आएंगी? मैक्रो इन्वायरमेंट। लाइक पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये पढ़ते हैं ना, वो चीज़ आ जाएगा। समझ आया? तो आपको यहाँ तक ये समझ आया कि इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट में वो चीज़ें आएंगी जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हमारे प्लान्स, पॉलिसीज, ये सब। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी आगे दो तरह का है, माइक्रो, जिसको हम ऑपरेशनल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम उसको जो है इफेक्ट जो है एक सिंगल बिजनेस को वो करता है, लाइक कॉम्पिटिटर, सप्लायर, पब्लिक हो गई, कस्टमर हो गई, ये चीज़ें। और एक्सटर्नल में क्या आएगा? जो पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, वो सब इसमें आ जाएगा। समझ आया? ठीक है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ही क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस जो कंट्रोल में नहीं है किसी बिजनेस एंटरप्राइज के, लेकिन वो उसके परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। ये बात समझ आई? इजी है। सो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस, तो वो क्या आएंगे? हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट आ जाएंगे। समझ आया? इजी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फीचर्स क्या है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के? यहाँ से शुरू होता है बेटा, फीचर्स कंफ्यूज मत होना, बुक में ऐसे ही गिवन है। NCERT है ना ये, इसीलिए। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का पहला फीचर हमारा क्या है? पहला फीचर है एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली। हमें वो फैक्टर्स लेने हैं जो कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में कौन से नहीं है? एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसमें हम इंटरनल फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। ये बेसिकली ज्यादातर किसकी बात करता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की। दो तरह के फैक्टर होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल, जो मैंने अभी आपको बताया, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो क्या है? स्पेसिफिक, जो बिजनेस के खुद के हैं, डे टू डे वर्किंग के लिए काम आ रहे हैं। और जनरल क्या है? जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं एक साथ, वो क्या हो जाएंगे? जनरल। समझ आया? देखो, स्पेसिफिक फोर्सेस लाइक हमारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स। और जनरल में क्या आ गए? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। समझ आया? ये बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं और ये पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। ये समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। ये सारे कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। पॉलिटिकल में चेंज आ रहा है, सोशल में चेंज भी आ सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीजें आपस में क्या है? रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कहता, अगर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए और उसके कारण लोगों की हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए, और जो डिमांड है लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, फैट फ्री कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिजोर्ट्स, इनकी बढ़ गई, तो हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन टर्न चेंज द पीपल्स लाइफ। तो आपस में क्या हुआ? इंटर रिलेटेड। जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी तो ये सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएगा और फिर फायदा उनका हो गया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं क्या है? इंटर रिलेटेड है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है। फिर आता है डायनामिक नेचर। डायनामिक क्या होता है? चेंज होते रहना। पता ही है इन्वायरमेंट जो है डायनामिक है, टेक्नोलॉजिकल खासकर हो गया है ना, कंज्यूमर की प्रेफरेंस,
कुछ भी चीज़ कभी भी चेंज हो सकती है। तो इन्वायरमेंट हमारा क्या है, डायनामिक इन्वायरमेंट है जो चेंज होते रहते हैं। उसी के साथ हमें जो है प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है साथ साथ में, तभी तो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, कंटिन्यूस प्रोसेस। जितनी भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, खुद के फीचर, जिसके भी फीचर पढ़ोगे सब क्या है, कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट डायनामिक है। डायनामिक मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो कॉम्पिटिटर से compete करने के लिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए सब कुछ क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। फिर आता है अनसर्टेनिटी क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, रिस्क रहता है। हम चाहे जितना मर्जी स्टडी कर ले, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अगर हमसे छूट जाए तो वो चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, हमारे बिजनेस को लॉस दे सकती है, समझ आया। तो चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो अनसर्टेनिटी भी बनी रहती है। और कॉम्प्लेक्स नेचर का है, पढ़ने में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब इन्वायरमेंट स्टडी करने इजी है? नहीं, एक कंपनी को बहुत टाइम और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं सबको स्टडी करने के लिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, राइट। और फिर है रिलेटिविटी का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो है कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, रीजन टू रीजन, तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है, इंडिविजुअल कह सकते हैं हम इसकी। लाइक फॉर एग्जांपल जो इन्वायरमेंट इंडिया में है क्या वो चाइना में है, क्या वो पाकिस्तान में है? नहीं। मतलब वही है सेम कि जैसे पॉलिटिकल कंडीशन जो यूएसए के हैं वो चाइना और पाकिस्तान से अलग है, डिमांड अलग है, तो हर एक रीजन के अकॉर्डिंग ये क्या है, चेंज होता है, रिलेटेड टू देयर ओन जो है हम कह सकते हैं लोकल क्राइटेरियाज, वो चीज़ आ जाएगी इसमें। समझ आया? फीचर्स ईजी थे। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पे। अब बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना क्यों जरूरी है, एक चीज यहाँ पहले समझ लो, वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। स्वॉट का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। स्ट्रेंथ, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज और टी से थ्रेट्स। ये याद रखना, जो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। किससे? इंटरनल इन्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि हमारे इंप्लॉयज बहुत अच्छा वर्क करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे इंप्लॉयज अच्छा काम नहीं करते तो हमारी वीकनेस है ना, तो ये हमारे कंट्रोल में कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये किसमें हुआ, इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कि हो सकता है पॉलिटिकल में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, सोशल में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिसकी वजह से मुझे या तो कोई, अगर मुझे पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेगेटिव चेंज आ रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, थ्रेट मिल जाएगा उससे। समझ आया? तो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने की ये भी टेक्निक होती है। अब यहाँ क्यों करवाया, क्योंकि जब भी हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं ना बेटा, तो पहली इंपॉर्टेंस यही होती है कि हमें आने वाली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंस तो यही हुई ना सबसे पहले। इट इनेबल्स द फर्म, देखो, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर मुझे पहले किसी अपॉर्चुनिटी का पता लग रहा है तो मैं सबसे पहले उसका फायदा उठा सकती हूँ, कंपटीटर से भी पहले, है ना, वो चीज आ गई। एंड सेकंड पॉइंट वही थ्रेट वाला आ जाएगा, कहता है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये थ्रेट भी बता देते हैं जिससे हमें एक वार्निंग मिल जाएगी और उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे। इजी ना? उसके बाद यूजफुल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से तो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं और उसी से हमें पता लगेगा इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहा है, हमारे क्या रिसोर्सेज कैपेबिलिटी में कोई चेंज आएगा, प्राइस तो नहीं चेंज हो जाएगा रिसोर्सेज का, वो सब हम क्या है स्टडी करते रहेंगे। उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, मैंने आपको बताया डायनामिक है इन्वायरमेंट, अगर मैं इन्वायरमेंट को स्टडी ही नहीं करूंगी तो मैं उनके साथ चेंजेस कैसे करूंगी, चेंज तो करना पड़ेगा ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अदरवाइज कंपटीटर आगे निकल जाएगा। तो रैपिड चेंजेस के साथ खुद को चेंज करने में भी मुझे क्या हेल्पफुल है, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी हेल्पफुल है। और इट हेल्पफुल इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसी से हमें पता लगेगा कि हमें फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना है और क्या पॉलिसीज क्रिएट करनी है, क्योंकि इससे हमें अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का पता लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग या पॉलिसी वगैरह बनाएंगे। ईजी। एंड फिर आएगा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ये तो बहुत इजी है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को हम स्टडी करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट हम स्टडी कर रहे हैं तो उससे मुझे अपॉर्चुनिटी थ्रेट सब पता लग रहा है, उसके लिए मैं पहले तैयार भी हो रही हूँ, चेंजेस के साथ चेंज भी हो रही हूँ, तो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इजी। यहाँ तक इजी था, बिल्कुल मीनिंग बेसिक अभी तक क्लियर हुआ है। अब आता है मेन, वो है डायमेंशंस। देखो इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन भी आएगी केस स्टडी, ज़्यादातर इससे केस स्टडी आती है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको 4-5 लाइनों में बताया जाएगा कि ये ऐसा ऐसा कोई इन्वायरमेंट है, इसको वो स्टडी कर रहा है, ये चेंजेस आए, तो बताओ कौन से इन्वायरमेंट की बात हो रही है, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल वगैरह, ठीक है। और नीचे लिखा जाएगा कि इसके अलावा और कौन से इन्वायरमेंट होते हैं। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, राइट, A B के पार्ट में बना के, तो इस टाइप से इसमें केस स्टडी आ सकती है।
ठीक है। सो डायमेंशंस पढ़ते हैं। डायमेंशंस मतलब वही जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट होता है बेटा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सबसे पहला कौन सा होता है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में वही सब आएगा जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या? इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है लोगों की, मतलब वही टैक्स रेट्स आ गए, स्टॉक मार्केट वगैरह, रुपीज़ का फॉरेन एक्सचेंज रेट आ गया। तो ये सब हम स्टडी करेंगे किसमें? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी अफेक्ट करते हैं डिमांड को। फॉर एग्जांपल कहता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो है लो लॉन्गर टर्म रेट्स आर बेनिफिशियल बिकॉज दे रिजल्ट इन इंक्रीज स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स फॉर बाइंग होम्स एंड कार्स एंड बोरोड मनी। वही चीज़ आ गई कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाएगा तो लोग बोरिंग ज़्यादा कर पाए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। अगर टैक्स रेट कम हो जाएगा तो किस चीज़ की वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ये चीज़ें किसमें आएंगी बेटा? पूरे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जब मैं स्टडी करूंगी, राइट। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से डायमेंशंस आते हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। ठीक है। इसको वैसे हम कैसे याद रखते हैं? बेसिकली हम लोग जो एमकॉम वगैरह में याद करते थे वो इस टाइप से ना, कोई मतलब किसी उसने दिया है, ये मैनेजमेंट मैनेजर ही है कोई, ठीक है, उन्होंने दिया पेस्टल से याद रखते थे, जिसमें आपका एक पॉलिटिकल आ गया आपके सिलेबस में। ठीक है। ई से इकोनॉमिक भी आएगा, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजी और ई से इकोलॉजिकल होता है हमारा, आपके सिलेबस में नहीं है, और एल से आपका आ जाएगा लीगल। टेक्नोलॉजी और लीगल, समझ आया? इससे ही कर लेना बस, ई एक ही ई नहीं है, बाकी तो आपके है ही है। ठीक है। सो दूसरा आएगा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में क्या आएगा? सोशल इन्वायरमेंट आर रिलेटेड टू कस्टमर्स मेनली, कि सोशल है ना, सोसाइटी में कैसे कस्टम है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज है। जैसे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर, है ना। वो चीज़ किस में आएगी? हमारे सोशल में आएगी, है ना। हमारे ट्रेंड्स क्या है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, बिजनेस से, ट्रेडिशन से सोशल प्रैक्टिसेस आती है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब इंडिया में मनाया जाता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को, कंपनीज को, तो वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है। ये सारा सोसाइटी से रिलेटेड आ जाएगा कि क्या ट्रेडिशंस हमारे चल रहे हैं, कस्टम्स क्या है, वैल्यूज क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, वो चीज़। ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में सब आ जाएगा, जब भी कोई चीज़ को नया करना है, कोई इनोवेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ कोई बना भी कुछ नया रहे हैं टेक्नोलॉजिकल, या फिर इनोवेशन कर रहे हैं, कोई न्यू टेक्निक आ रही है किसी चीज़ को बनाने की, है ना, तो वो सारा किस में आएगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। जब टेक्निक में चेंज आएगा, इनोवेशन होगी, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, नई तरह की मशीन बनेगी, तो वो किस में आएगा बेटा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। और पॉलिटिकल में क्या आएगा? पॉलिटिकल में हमारी आएगी कि इकोनॉमी के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, कि हमारी जो गवर्नमेंट है बार बार चेंज तो नहीं हो रही। पॉलिटिकल पीस कितना है, शांति बनी हुई है। पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, पॉलिटिकल का एटीट्यूड क्या है हमारे बिजनेस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड हूँ, लाइक जो आज AI वगैरह चल रहा है ना, तो उसके लिए आज हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो पॉजिटिव हैं कि मेरी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए वो फायदा करेंगी। लेकिन वहीं अगर मैं प्लास्टिक बैग की कंपनी में हूँ तो मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टीज इसको बंद करने में बनी हुई है, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, वो नेगेटिव है। तो पॉलिटिकल पार्टी का मेरे बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है, ये भी तो इफेक्ट करता है ना। ठीक है। और फिर आते हैं लीगल इन्वायरमेंट। लीगल में क्या आ जाएंगे? जितने भी लॉज बने हुए हैं, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम पढ़ेंगे, इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ठीक है, ये सब जब हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा, कंपनीज एक्ट हम 2013 वाला पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें सारे किसमें आएंगी? लीगल इन्वायरमेंट। इसमें एक तो सारे एक्ट आ जाएंगे जो लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, और किसी भी उसने जज ने जो डिसीजंस लिए हैं डिफरेंट केसेस में, वो सब भी इसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं लीगल इन्वायरमेंट में। ईजी हो जाएगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया का कैसा है? देखो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमें 1991 की इकोनॉमिक की बात करनी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे ना 1991 में, 1991 में, जो हमने अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली हमें वो ज़्यादा पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो तो है कहाँ? ये रहा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है बेटा? लिबरल से नाम क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसने लाइसेंस रिक्वायरमेंट को कम कर दिया था, कि जो बेफिजूल के हमने रिक्वायरमेंट्स बना रखी हैं वो खत्म कर दो। देखो, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी लगा रखी थी वो खत्म कर दिया था। लाइसेंस परमिट कोटा राज को खत्म किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था? लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स खत्म हुई थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, कुछ को अभी भी रखा हुआ था, ठीक है।
फ्रीडम हुआ था कि हम कौन सा बिजनेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कोई भी शॉर्ट टर्म स्केल मतलब क्या होता है वो लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शन जब हमें गुड्स एंड सर्विसेज लेके जानी है उस पर खत्म कर दी थी, और प्राइजेस हम अपने अकॉर्डिंग जो है तय कर सकते थे। ये सब किसमें आया, लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरल कर देना हम कहते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा टैक्स रेट्स वगैरह में रिड्यूस कर दिया था, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया था, और फॉरेन कैपिटल या टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करना, मतलब एफडीआई वगैरह इंक्रीज की थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो हम, ये ध्यान में रखना, जब हम गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनी में चेंज कर देते हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन होता है, और जब प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट में चेंज कर देते हैं तो वो नेशनलाइजेशन होता है। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ना प्राइवेटाइजेशन को डी नेशनलाइजेशन भी कह देते हैं, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब हमने गवर्नमेंट की सिक कंपनीज को क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बना दिया था, सो डेट वो इंप्रूव कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसने ग्रेटर, देखो यहाँ पे आ गया ना, ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर दिया था इन द नेशन, बिल्डिंग प्रोसेस एट अ रिड्यूस्ड रोल टू द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ा दिया गया था। तो जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हमने 1947 जब हम आजाद हुए थे उसके बाद शुरू की थी, उसमें हम पब्लिक सेक्टर को ज्यादा रोल दे रहे थे कि गवर्नमेंट ही जो है हमें जो है सेट कर सकते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो गया था और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। और फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मीनिंग है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपनी इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमिक्स के साथ इंटीग्रेट, साथ में लेके चलना। फ्री फ्लो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, लोगों का, सबका फ्री फ्लो हो। मतलब ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली ये कहा जाता है कि वर्ल्ड विलेज की बात करते हैं हम, पूरे वर्ल्ड को एक विलेज की तरह ट्रीट करना चाहते हैं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी इसमें। फॉरेन की इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी आके मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे जो है शुरू करती है, यहाँ पे आके न्यू कंपनी स्टार्ट हुई फॉरेन की, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, कोई भी पर्सन फॉरेन की कंपनी के जस्ट शेयर्स खरीद रहा है कैपिटल गेन के लिए, 10% से कम इन्वेस्टमेंट, तो वो किसमें आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इजी, एलपीजी समझ आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट टॉपिक, आई थिंक लास्ट ही होगा इस चैप्टर का आपका, डीमोनेटाइजेशन। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप सबने देखा है अपने आप, है ना। नवंबर 8 2016 को सुबह उठे तो पता लगा 500,000 के नोट ही बंद हो गए, है ना। तो ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम नहीं सॉरी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये कर सकती है जिसमें वो एक अनाउंसमेंट करेगी कि जो नोट चल रहे हैं उससे मैं लीगल टेंडर वापस ले रही हूँ और किसी और करेंसी को मैं लीगल टेंडर दे रही हूँ कि वो अब एज अ मनी जो है सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर, उसी को हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की थी नवंबर 8 2016 को कि इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन इकोनॉमी, पूरी इंडियन इकोनॉमी होगी, जो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट होते हैं 500 और 1000 को डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया था, इमीडिएट इफेक्ट, और लीगल टेंडर उनसे देखो कीज मतलब खत्म कर देना, वापस ले देना और कुछ पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद 86% जो मनी थी सर्कुलेशन में वो इनवैलिड होगी, क्योंकि 86% जो मनी थी वो 500,000 के नोट ही थे। जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको डिपॉजिट करवाना पड़ा इनवैलिड करेंसी को बैंक के अंदर, ठीक है, जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी उसके साथ, और फिर हम कैश विड्रॉल करवा रहे थे ना, वो चीजें सारी यहाँ पे आ जाएंगी जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने देखा। ये तो ये किया क्यों गया, ये ब्लैक मनी के लिए किया गया। ब्लैक मनी कौन सी होती है, जिसपे टैक्स नहीं पे किया। अब टैक्स नहीं पे किया मतलब टैक्स इवेजन, यहाँ पे एक वर्ड आएगा टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है, टैक्स का मतलब कर, टैक्स इवेजन मतलब चोरी। तो फॉर एग्जांपल मेरी इनकम पे कोई टैक्स बनता है और मैंने वो नहीं पे किया, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, टैक्स इवेजन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं उस नोट्स को, जब 500,000 के नोट बंद हो गए, बैंक में जमा करवाने जाऊंगी तो एक लिमिट तक करवा सकती हूँ, तो मुझे उन पे टैक्स पे करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं उसको जो है लीगली शो कर सकती हूँ। ये बात समझ आई। तो डीमोनेटाइजेशन किया क्यों गया था, ब्लैक मनी कर्ब करने के लिए इकोनॉमी के अंदर। सो द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, देखो यहाँ आई गया एम, द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन है क्या, कहता है टू कर्ब करप्शन, काउंटरफीटिंग, द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर टू द टैक्स अथॉरिटीज। वही सेम आ गया, ठीक है। सो इसके फीचर क्या है, इसको एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर माना गया, क्योंकि टैक्स इकट्ठा करने के लिए किया गया। अभी जिन भी करेंसी पे टैक्स नहीं है उस पे टैक्स अपने आप आ जाएगा। इसको एक शिफ्ट माना गया कि टैक्स इवेजन अब नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वही आ गया ना कर चोरी। देखो, इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। डीमोनेटाइजेशन के कारण टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, सेविंग्स को फाइनेंशियल सिस्टम में लाने का भी काम किया। उस टाइम पे कई लोगों के तो अकाउंट्स भी तभी खुले
ये बात समझ आई। उस टाइम पे तो अकाउंट्स भी तभी खुले हैं लोगों के, अदरवाइज पहले तो उनका बैंक अकाउंट भी नहीं है जी, है ना। तो वो चीज़ कि जो उनके पास कैश में सेविंग्स पड़ी है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में ले आएंगे और बाद में उसी के थ्रू बैंक्स क्या करते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं और वो प्रोडक्शन में हेल्प होगी, है ना, वही चीज़ आ गई। और इसके अलावा इससे लेस कैश इकोनॉमी बनी। लेस कैश इसको कहते हैं कैश हीरा। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या है, कहता है इज टू क्रिएट ए लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। मतलब सेविंग्स जो है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई, लोगों ने नए नए तरीके से, मतलब जैसे ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किए, सबसे ज़्यादा जीपे वगैरह तभी यूज़ हुए थे, ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी। समझ आया, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ क्या, देखो डिमोनेटाइजेशन से मनी या इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट हुआ, कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई, मनी डिपॉजिट बैंक की डिपॉजिट इंक्रीज हो गई और फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज हो गई। प्राइवेट वेल्थ कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है, नोट्स ही नहीं है उनके पास। पब्लिक सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हो गई, रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हो गए थे, ये जो जमीनें वगैरह लोगों ने ले रखी है इनकी डिमांड ही कम हो गई, ठीक है, और टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज हुआ। ये क्या थे इसके इफेक्ट, समझ आया। ये आपका चैप्टर डन है, बिजनेस इन्वायरमेंट, थर्ड चैप्टर डन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.